हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है ये 14th मॉड्यूल के अंदर जो हमारी ये सीरीज चल रही है ऑन कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन फॉर क्लैट 2021। दोस्तों, अगर आप अपने क्लैट को और बेहतर वे में देना चाहते हैं ऑन 23rd ऑफ जुलाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूं, आपके लिए ये मॉड्यूल मिस नहीं करना चाहिए। दिस इज अ कंप्लीट सीरीज। ओके, जितना लेट देखेंगे उतना आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, जितना जल्दी देखेंगे जितना काम ज्यादा करोगे उतना फायदा होगा। ये सुनो, सो मेक श्योर कि व्हेनेवर द वीडियो कम्स ऑन द सेम डे यू कंप्लीट, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू रिवाइज इट। ओके दोस्तों, ये हमारा चौथा मॉड्यूल है ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, हम बात करें मेन आइडियाज ऑफ आरसी या दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द आरसी और द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आरसी। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक इज वेरी क्रूशियल। ये टॉपिक के ऊपर हमारा ये दूसरा वीडियो है जहां पे हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। I'm sure the kind of questions, the kind of passages which we are bringing to you are helping you to develop these concepts. हमने इसको बहुत ही एक अच्छी तरीके से निकाले हैं क्वेश्चंस ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। ओके ग्रेट दोस्तों, हमने अभी तक सीखा है, ठीक है, कि बेसिकली एक्टिव रीडिंग, पैसिव रीडिंग क्या होता है, आरसी क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ मीनिंग व्हिच इज नीडेड, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आरसी पैसेजेस और उनके लिए मेथड क्या होगी, और लॉजिकल पार्ट को हमने देखने की कोशिश करी। हम इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, हम आगे समरीज, टोन, इन्फरेंसेस उसके ऊपर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दी यू कैन से आइडिया। दोस्तों, ऑन एन एवरेज 4000 से ज्यादा शब्दों का यू कैन से सेक्शन है ये, जो आपको 20 मिनट्स में करने का टारगेट लेना चाहिए, विच मींस आपकी रीडिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। प्लस 5 मिनट का मार्जिन ले सकते हैं, ठीक है। 25 मिनट शुड बी अ गुड टाइम। उससे ज्यादा अगर आप दे रहे हैं तो आई बिलीव इट मे बी अ बिग प्रॉब्लम। ओके, टॉपिक आपके सामने है, आप टॉपिक को भी ध्यान रख सकते हैं। ओके ग्रेट दोस्तों, सो हम हर बार बात करते हैं दैट दिस इश्यू दैट इज आरसी is a mix of 3 areas. It is integrated approach। मैं आपको हर बार ये रिमाइंड कराता जाऊंगा ताकि आप अपनी पढ़ाई में डेली 30 नए वर्ड्स करना भूले नहीं, आप अपने ग्रामर के मुद्दों के ऊपर ध्यान देना भूले नहीं, और लॉजिक के मुद्दों के ऊपर ध्यान देना भूले नहीं। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट वोकैब, ग्रामर, ठीक है, एंड लॉजिक। ये 3 चीजों का संगम है। ये सुनो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन 3 चीजों का संगम है। इन 3 चीज अगर आपने अपने हाथ में ले ली, बिलीव मी, कोई रोक नहीं पाएगा। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर डिस्कशन ऑन मेन आइडिया क्वेश्चंस। दोस्तों, मेन आइडिया का क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपको 6 पैसेजेस दिए हैं, 6 into 1, 6 क्वेश्चन तो इसके पक्के हैं, ठीक है। 8 पैसेजेस इन योर लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग, सो दैट इज 1, सो दैट मींस 8 क्वेश्चन तो पक्के हैं, विच मींस 14 क्वेश्चंस अगर मेन आइडिया के आ रहे हैं, सो आई नीड टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम लर्निंग अबाउट इट। उसकी मेथड समझू, उसके अप्रोचेस समझू और उसके प्रैक्टिस पे ध्यान दो। यस और नो, आई ट्राई टू अप्लाई ऑल दिस नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक वे। आई डू नॉट अलाउ एनी रॉन्ग थिंग टू कम इन। ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता ही है ना, जैसे मैंने बताया 14 क्वेश्चन है। दोस्तों, इट इज अ ट्रू टेस्ट, इट इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन। आपका कॉम्प्रिहेंशन का ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल पैराग्राफ का, ठीक है, आपका इवेल्युएटिव लेवल ऑफ मीनिंग चेक करता है। कैन यू इवेल्युएट द पैराग्राफ, कैन यू कनेक्ट द ईच एंड एवरी आइटम इन द पैराग्राफ एंड कैन रीच टू एन आंसर। This is what they are trying to check. मेन आइडिया उन बच्चों को समझ में आता है जिन बच्चों को यह समझ में है कि पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ और तीसरे पैराग्राफ का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। पहले पैराग्राफ में प्रीमाइस दिया है, ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में उस प्रीमाइस के ऊपर कुछ ऐसे प्रॉब्लम रेस करा है, और तीसरे में उसका कंक्लूजन, मतलब अलग अलग तरीके होंगे ना बताने के। तो आप उन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के काबिल होने चाहिए, आपका इवेल्युएशन बनना चाहिए। यह आपकी कैपेबिलिटी चेक होती है। कभी कभार पैराग्राफ के अंदर डायरेक्ट टॉपिक सेंटेंस होता है,
यस और नो, ठीक है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आप आइडेंटिफाई कर पाए तो ऑप्शन में उसको पैराफ्रेज करके दिया गया होगा, ओके। और कभी कभार डायरेक्ट टॉपिक सेंटेंस होगा नहीं तो भैया आपको उसको समझना पड़ेगा ऑप्शन के द्वारा। हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट? यू ट्राई एंड डेवलप माइंड मैप, okay, whenever you read a paragraph you must develop a mind map of various thought flows which are coming in the paragraph, ठीक है। उस thought flows का एक माइंड मैप बनना चाहिए। so whenever you read a paragraph, ठीक है, you develop क्या बात हुई, पॉज करिए, समझिए, अगला पैराग्राफ पढ़िए, पॉज करिए, समझिए, दोनों का माइंड मैप डेवलप करिए। इसी का मतलब है थिंकिंग एबिलिटी, और इस थिंकिंग की स्पीड डेवलप करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि सर इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम के अंदर। अरे गलत जगह पे जाके पूछ रहे हो आप पॉइंट। समय इतना नहीं है, मैं समझता हूं, पर आपका थिंकिंग प्रोसेस तेज होगा, पर उसके लिए पहले बेबी स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। आप अगर तेजी से दौड़ना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप छोटे बच्चे हो, आप पहले दिन से तेजी से दौड़ नहीं सकते हो। आपको पहले बेबी स्टेप लेने पड़ेंगे, फिर एक ऐसे फास्ट वॉक लेना पड़ेगा, फिर आप स्पीड पे जाओगे ना। ये सुनो, सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। एक बार आप ये स्टेप कर लोगे, फिर आपको हर बार बेबी स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सुनो, सो दोस्तों अभी भी टाइम है। वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई, पहली तारीख, जुलाई की पहली तारीख को वी आर डूइंग दिस माइंड मैप का आइडिया, एंड इफ यू आर एबल टू डेवलप इट, ठीक है, जो 2-3 दिन का टाइम लगेगा या शायद अगले 15-20 मिनट ही लग जाए, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। लग गया, आपके 15-20 मिनट लग गए, उसके बाद आपके दिमाग में बैठ गया, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। सो दोस्तों आपसे क्या उम्मीद है? आपसे उम्मीद है कि आप मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया और एविडेंस को सेपरेट कर पाओ, ठीक है। ऑथर अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए जो चीजें बोल रहा है, ठीक है, वो कितने सपोर्ट में बोल रहा है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने के काबिल होने चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम लोग सपोर्टिंग आइडिया को मेन आइडिया लेकर आंसर मार्क कर देते हैं। हम ये बोलते हैं पैराग्राफ में दिया तो है। भैया पैराग्राफ में दिया है, पर पैराग्राफ में वो जो सपोर्टिंग आइडिया दिया है वो कोई और मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए दिया है। देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। हमारा यहां पे इवेल्युएशन का जो एबिलिटी है वो लगना चाहिए। ये सुनो, हम इवेल्युएट करने के काबिल बनने चाहिए कि ये जो आइडिया दिया है उस आइडिया का मकसद क्या है, वो आइडिया किस चीज के लिए दिया है, ठीक है, क्यों दिया है, ठीक है, कैसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से कंक्लूजन पे लेके जा रहा है। दिस इज वेरी क्रूशियल। मेनी ऑफ अस आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर फ्रंट, ठीक है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आप ये स्टेप को डेवलप करें अपने दिमाग के अंदर, ये थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करें। जब मैं आपको बोलता हूं कि आपकी थिंकिंग स्पीड बढ़ाइए तब जाकर आपकी क्लैट की स्पीड बढ़ेगी, तो मेरा मकसद ये है कि आप ये समझने के काबिल होने चाहिए कि भैया मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया के बीच में डिफरेंस क्या हुआ और सपोर्टिंग मेन आइडिया को कैसे सपोर्ट करता है, ठीक है। ट्राई टू सेपरेट ऑथर्स ओन आइडियाज और एटीट्यूड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटिंग। ये सुनो, वो कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है और उसमें अपना ओपिनियन दे रहा है, अपना एटीट्यूड दे रहा है, अपने कोई एक ऐसे अलग विचार दे रहा है। सो यू हैव टू कनेक्ट कि भैया ये आइडिया अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है, ठीक है। ऑथर का ये मुद्दा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और ऑथर क्यों, किस लेवल तक, किस पोजीशन तक अपना एटीट्यूड देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू आर रीडिंग, ठीक है, आपका थिंकिंग डेवलप होना चाहिए। आप रीडिंग करने में आपकी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि मैं रीड कर रहा हूं, है ना, जल्द से जल्द मैं आखिरी लाइन तक पहुंच पाऊं, बीच में क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया, आई एम नॉट बॉदर्ड, माई पॉइंट इज मैं लास्ट लाइन तक पहुंच जाऊं। लास्ट लाइन तक पहुंच गया तो मन में अच्छा लगा कि हाँ मैंने पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया, अब मैं क्वेश्चन देखता हूं, समझ ही नहीं आया, ठीक है। समझ ही नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने पैराग्राफ समझा नहीं है, क्योंकि आपको तो आपकी फोकस क्या थी, रीडिंग स्पीड के ऊपर। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग के तो गोली मारो, ये सोचते थे आप। ऐसे थोड़ी होता है। ये सुनो, जब तक आप चीजों को समझे नहीं हो, ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन को आंसर कैसे कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। द अप्रोच इन आरसी इज कॉम्प्रिहेंशन। आपको समझ आया क्या पैराग्राफ, दैट इज व्हाट दे ट्राई टू चेक। एंड द थर्ड थिंग इज
you have to consider how and why author makes certain points and in what manner he is reaching to a conclusion. This is very crucial. जो पॉइंट ऑथर ने लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, वो समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, उन शब्दों को अपने दिमाग में डालिए, उन शब्दों के बारे में सोचिए. ठीक है, क्यों बोला, कैसे बोला. ठीक है, भले आपका समय अभी लगेगा. ऑन 23rd of July you will not have any problem to address this. Is that very clear to everyone? Good. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है, जब आप पढ़ते हो, ठीक है, जब आपको मेन आइडिया चाहिए, है ना, ऑथर का एटीट्यूड डिफरेंशिएट करना है, ये सब चीजों के लिए कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में बैठने चाहिए. जैसे ऑथर ने कोई कमेंट रिलेटेड बात करी है, सो ऑथर अपना कुछ कमेंट दे रहा है. ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको कि भैया ट्राई एंड डिफरेंशिएट, ट्राई एंड सेपरेट ऑथर की इंफॉर्मेशन एंड ऑथर का एटीट्यूड. सो ऑथर का एटीट्यूड कहां से आएगा, ये कमेंट से. क्रूशियली, राइटली, वर्ड्स स्टिल, इंपॉर्टेंटली, यहां पे ऑथर अपना ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, एंड वी नो इन एन ऑक्टेव मेथड, ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ओपिनियन एंड व्हाट इज फैक्ट. उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए. यस और नो. सिमिलरली, वेयर ही इज एम्फेसाइजिंग, कौन सी चीज के ऊपर वो फोकस कर रहा है. यस और नो, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. वो फोकस से पता चलेगा कि ऑथर किस मुद्दे के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है और वहां से हमें मेन आइडिया मिलना पॉसिबल है. यस और नो, ओनली, स्पेसिफिकली, इवन, इन पर्टिकुलर, इंडीड, मतलब इस तरीके के एडवर्ब यूज होते हैं. यस और नो, आई एम श्योर यू गाइज आर वेरी, यू कैन से, स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस इश्यूज. ठीक है, इन चीजों पे ध्यान दीजिए. ओके, आइडेंटिफाई करिए कि किस तरीके से वो अपने कमेंट को बदल रहा है, या अपना एटीट्यूड बता रहा है, या अपना अप्रोच, अपना ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा है, या कौन सी चीज के ऊपर वो फोकस करने की कोशिश है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉजिक का मुद्दा हमने देखा था. There is something called premise, which is known as assertion. Assertion is what is merely asserted as true, and it is not claimed to be followed from the fact. While conclusion is what is claimed to follow from the facts. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑथर क्या क्लेम कर रहा है और क्या चीज को क्लेम नहीं कर रहा है, क्या चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई ये तो assertion है, ये तो फैक्ट है, इसको तो मान लो. ये सुनो, इसका डिफरेंशिएशन आपने क्रिएट कर दिया, तो यहां से आपको पता चलेगा कि ऑथर किस तरीके से मेन आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश करता है. ठीक है, एक और बार मैं बता दूं, कीवर्ड्स जैसे कमेंट टू एडवर्ब से आपको पता चलेगा कि ऑथर का ओपिनियन क्या है और ऑथर फैक्चुअल क्या बता रहा है. तो आप इंफॉर्मेशन और ओपिनियन को डिफरेंशिएट कर पाओगे और वहां से पता चलेगा कि ऑथर ओवरऑल आपसे क्या कंक्लूजन करवाना चाहता है. ये सुनो, ऑथर जो चीज कंक्लूड करवाना चाहता है उसके लिए ऑलरेडी पहले कुछ असर्शन दे चुका है. वो असर्शन, वो प्रीमाइसिस क्या है, वो आपको पता चलेगी. ये सुनो, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, चलिए, ग्रेट. सो वंस वी नो दिस, लेट्स स्टार्ट टू अप्रोच दिस क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए देखते हैं. सवाल है, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द पैसेज. स्टाइल एनालिटिकल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, इंफॉर्मेटिव है, एक्सपोजिटरी है, कैसा है. एनालिटिकल क्या होता है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं. एनालिटिकल इज ऑल अबाउट, यू कैन से, गिविंग रीजंस, आइडेंटिफाइंग पैरामीटर्स. ठीक है, और कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर पहुंचने से पहले, कोई कंक्लूजन देने के पहले उसके पीछे के रीजंस दिए, दैट इज एनालिटिकल. आर्ग्यूमेंटेटिव इज सेम एनालिटिकल, बट इन वन पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर साइड पे जाकर वो परस्यूएड करेगा, आपको एम्फेसाइज करवाने की कोशिश करेगा कि ये चीज आप मान लीजिए. दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव. इंफॉर्मेटिव, देयर इज नो ओपिनियन, इट इज प्योरली फैक्ट. ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दिए है, बताए भैया ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करेंगे, दैट इज इंफॉर्मेटिव. एक्सपोजिटरी इज एक्सप्लेनिंग, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के बारे में बात हो रही है. ओके, दैट इज हाउ द एक्सपोजिटरी इज. दिस आर द स्टाइल ऑफ, यू कैन से, राइटिंग. दोस्तों, मैं आपको इनडायरेक्टली आई एम हेल्पिंग यू आउट विथ रिस्पेक्ट टू स्टाइल, टोन,
इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं इनडायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन अ नेक्स्ट सेशन, ठीक है, आफ्टर दिस मेन आइडिया के बाद वाले जो सेशंस आएंगे जहां पे हम टोन और इन्फरेंस के ऊपर बात करेंगे, तब आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। द आइडियोलॉजी बिहाइंड ह्यूमैनिटेरियन एड डिपेंड्स ऑन 3 प्रिंसिपल्स। आइडियोलॉजी, ठीक है, दैट इज बिलीफ्स, सेट ऑफ बिलीफ्स बिहाइंड ह्यूमैनिटेरियन एड। मानवता के लिए जो एड है ना, जो मदद करी जाती है, वो 3 प्रिंसिपल्स पे के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ये तो एक तरीके से इंफॉर्मेशन देने की बात है ना, ऑब्वियस है। जितने भी ये 3 प्रिंसिपल्स देंगे, तीनों 3 एक तरीके से इंफॉर्मेशन होगा, आर्ग्यूमेंट तो है ही नहीं अभी तक। देयर मस्ट बी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स अवर द प्रीमाइस बट प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, बट प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश है ना। देखो भैया, जो आइडियोलॉजी होगा, जो बिलीफ होगा, जो 3 प्रिंसिपल्स होंगे, वो तो प्रिंसिपल होंगे। उस प्रिंसिपल के ऊपर ऑथर ने अपना ओपिनियन, अपना एटीट्यूड दिया। पहला क्या दिया? यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स बट इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? यू क्रिएट विक्टिम्स whom you can save, then you assert the right to have access to these victims, ठीक है। तो आप क्या करते हो? ठीक है भाई, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, दैट्स अ वर्दी प्रीमाइस, ठीक है, कि भाई सब लोगों को ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए। आप क्या करते हो? आप यू क्रिएट विक्टिम्स whom you can save, ह्यूमन राइट सबको मिलना चाहिए। अच्छा, किसको नहीं मिला? इस बंदे को नहीं मिला। सो यू क्रिएट विक्टिम which you want to save, then you assert right to have access to this victims। फिर आप बोलते हो कि भाई मुझे उस बंदे को मदद करने का एक्सेस होना चाहिए, उसका अधिकार मेरे पास होना चाहिए। yes or no? this is how it is starting। universal human rights to health, to education, security make humanitarian aid legitimate, ठीक है। so universal human rights क्या होते हैं? okay, they are helping for health, education, security, है ना, legitimate, ये सब बोला उन्होंने। but who embodies those human rights? कौन उसको बनाता है, ठीक है, कौन उसका स्ट्रक्चर बनाता है, कौन उसको एक बॉडीली पार्ट में कन्वर्ट करता है ताकि किसी को इसकी मदद मिल सके? not the political citizens of 1789 declaration of rights of man, but a physical body who must be saved from famine, epidemic, natural disasters, ठीक है। तो भैया who embodies this rights? कौन उसको बनाता है? Political rights, sorry, political citizens of those era? No, 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 no. But the physical body who must be saved from the famine, epidemic, natural disaster. This body is the target of emergency aid। भैया ये human rights है ना, कौन embody करता है? Those people who are affected by famine, epidemics, natural disasters, ठीक है, ओके, और वो लोग हैं इमरजेंसी एड के टारगेट। राइट ऑफ लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेट 20th सेंचुरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, ये जो लेट 20th सेंचुरी थी उसको ह्यूमैनिटेरियन एज बोला गया, विच बिगेन विद द प्रेजेंस ऑफ रेड क्रॉस बट डेवलप्ड इन अ डीपॉलिटिसाइज्ड एंड मॉरलाइजिंग 1980s, ओके, ठीक है। तो वो you can say 19 मतलब एक तरीके से 20th सेंचुरी के लेटर आप, दैट इज 1980s में डेवलप किया गया, उसको ह्यूमैनिटेरियन एज बोला गया। ये शुरुआत हुआ रेड क्रॉस की वजह से और बाद में ये डेवलप हुआ इन अ डीपॉलिटिसाइज्ड एंड मॉरलाइजिंग सोसाइटी। टू व्हाट एक्सटेंट द विक्टिम ऑफ द सब्जेक्ट, सॉरी, टू व्हाट एक्सटेंट इज द विक्टिम द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द एड? मतलब जो विक्टिम होता है इन सभी परेशानियों का, इज ए सब्जेक्ट ऑफ द एड और इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एड? एड मदद करने का वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? मतलब उनको मदद मिल जाए, ठीक है, इज दैट सफिशिएंट? मतलब और उनको एम्पावर करना इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, उनको मदद मिल जाए, दैट्स एन ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडियाज इन योर माइंड, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। A victim's dignity is abstract and depends on situation, ठीक है। विक्टिम की जो डिग्निटी है इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, वो कौन से सिचुएशन में है? लाइक ही इज लिविंग इन अ रेफ्यूजी कैंप और ही इज लिविंग इन हिज ओन प्लेस,
ठीक है, उसके लिए कोई मदद के लिए आया या नहीं आया, ऑल दोस थिंग्स आर डिफाइनिंग दैट उस बंदे की डिग्निटी कैसे होगी. अ ह्यूमन बीइंग हैज अ स्टेटस बट बीइंग अ विक्टिम इज merely a state. Human being, you are human being, okay, that is a status, okay, but if you are victim, that means it is a state. मतलब आपका करंट सिचुएशन कैसा है, ठीक है. यू आर अ विक्टिम, दैट इज अ स्टेट. विक्टिम्स आर एनोनिमस एंड इंटरचेंजेबल. Passive players in the emotive campaign leaflets of NGOs, the relationship between rescuers and rescued is by its nature unequal. जो मदद करता है और जिसको मदद मिलती है वो अनइक्वल दुनिया है भैया, है ना. वो अलग अलग तरीके से काम होता है वहां पे कि दोनों का विचारधारा अलग है. यस और नो. एंड विक्टिम्स आर एनोनिमस पीपल, दे आर इंटरचेंजेबल. किसको विक्टिम बोलेंगे? एक जमाने में लोग बोलते थे कि पत्नियां विक्टिम होती है ना. पति लोग उनके ऊपर एम्पावर करते हैं. आज दुनिया बदल गई. आज बोलते हैं कि पति विक्टिम है, पत्नियां उनको एम्पावर करती है ना. मतलब मजाकों में ऐसी बातें होती है ना, ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड कि भैया विक्टिम कौन है, ठीक है. कब कैसा विक्टिम बनेगा, एनोनिमस है, किसी को पता नहीं है. ये सुनो, चलिए ग्रेट. सो सवाल ये पूछा है, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द पैसेज. अब ओवरऑल सबसे पहले तो इसके बारे में माइंड मैप के बारे में बात करते हैं. So the mind map tells us that they talked about 3 principles. कौन से 3 principles है? सब पढ़ते पढ़ते तो समझ नहीं आए, चलिए मैं समझा देता हूं. पहला प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स का, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, सॉरी नॉट जस्ट ह्यूमन राइट्स बट यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स. ओके. सेकेंड प्रिंसिपल है विक्टिम, कौन विक्टिम है. ओके. और तीसरा पॉइंट है द एड. Okay, how are they connected? So they asked a point. Universal human rights, ठीक है, क्या होता है, उनका टारगेट क्या है, वो किसको मदद करते हैं. विक्टिम कौन होता है, विक्टिम को क्या मिलना चाहिए. विक्टिम इज अ स्टेट ऑफ अफेयर और विक्टिम इज अ पर्सन हु इज देयर एवरी टाइम. दे सेड नो, ह्यूमन बीइंग इज अ पर्सन while victim is a state of affair. उसको उन्होंने समझाया. एड क्या होती है, एड का ऑब्जेक्ट क्या है, वो विक्टिम को सब्जेक्ट बनाकर एड दिया जाता है या विक्टिम इज एन ऑब्जेक्ट और वो एड दिया जाता है. ये सुनो, तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड के. आइडियोलॉजी, द प्रिंसिपल बिहाइंड ह्यूमैनिटेरियन एड डिपेंड्स ऑन दिस 3 प्रिंसिपल. वन इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, सेकंड इज विक्टिम एंड द थर्ड इज एड. ये तीनों तीन का संगम कैसे हुआ, ये 3 किस तरीके से इंपैक्ट में आते हैं ये ह्यूमैनिटेरियन एड को. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. ग्रेट. सो व्हाट इज द स्टाइल ऑफ पैसेज. Style of passage is they started giving information but they are evaluating, they are analyzing each and every part. How are they impacting this principles, how are they impacting humanitarian aid, उस बारे में बात हो रही है. Yes or no? So that means it may be analytical. Obviously it is not going for argumentative. वो कोई एक जगह पर जाकर हमें परस्यूएट नहीं करता है. It is not informative as well, merely giving information. ऐसा नहीं है ना. पहली लाइन शायद सिर्फ इंफॉर्मेटिव थी पर आगे उन्होंने इंफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करी, उसको उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश करी. एंड देन एक्सपोजिटरी, कोई चीज, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. उन्होंने पैरामीटर बताए, हर एक पैरामीटर का किस तरीके से इंपैक्ट होता है वो समझाया. ये सुनो, ठीक है, ये समझ में आया सबको. वेरी गुड. चलिए, तो आंसर हो गया आपका एनालिटिकल. ओके. इन द पैसेज द ऑथर अटेम्प्ट्स टू डू व्हाट. ऑथर क्या करने की कोशिश कर रहा है, which means what is the primary idea of the author, what is the central theme of the author. सीधा सवाल ये पूछा है को. I hope it is very clear. पहला, elaborate upon the ideology of humanitarian aid. वो सिर्फ इलेबोरेट कर रहा है या उसको एनालाइज कर रहा है. हमने पीछे आंसर एनालाइज दिया है, हमने समझा कि वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है. तो सिंपली इज नॉट इलेबोरेटिंग ऑन दोस प्रिंसिपल्स, ही इज एनालाइजिंग दोस प्रिंसिपल्स. ही एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द पोजिशंस ऑफ द प्रोवाइडर एंड द रिसिपिएंट ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एड. जिसको मदद मिल रही है और जो मदद कर रहा है, ठीक है, उनकी पोजीशन,
को एनालाइज करके हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। मे बी अ पॉसिबल आंसर, अगर मैंने इस चीज को समझ पाया कि ये 3 प्रिंसिपल्स कौन से थे, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, ठीक है, एंड देन ही टॉक्ड अबाउट विक्टिम, ओके, दैट इज विक्टिम, ठीक है, एंड विक्टिम के साथ उन्होंने जो एक ऐसे एड के बारे में बोला कि ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट करके एड के बारे में बोला, सो दिस लुक्स प्रीटी ओके। नंबर 3 बोलता है डिलिनेट द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। ह्यूमैनिटेरियन एड के जो प्रिंसिपल है उसको और डिटेल में बता रहा है, नहीं उसको एनालाइज कर रहा है, ओके। So this is also not appropriate. Is justifying the legitimacy of humanitarian aid. Justify कर रहा है कि ये क्यों होना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, ये नहीं किया. So therefore answer would be number 2. Clear है? Is that okay? Comfortable है? Very good. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. We go to another paragraph. A wonderful paragraph. ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है. यहां से हमारे और कंसेप्ट डेवलप होंगे कि किस तरीके से जो मेन आइडिया ढूंढने के बारे में बात कर रहे हैं वो आंसर मिलेगा. वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड आर्ग्यूमेंट्स फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस इज द डिजाइन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सबसे ज्यादा बार यूज हुआ इज अ डिजाइन आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड. गॉड क्यों है, गॉड का एग्जिस्टेंस किस बेसिस पे है, तो वो डिजाइन आर्ग्यूमेंट दिया जाता है. व्हाट इज दिस डिजाइन आर्ग्यूमेंट, बताया होगा आगे. दिस स्टेट्स that if we look around us at the natural world, we cannot help noticing how everything in it is suited to the function it performs. Everything bears evidence of having been designed for their respective functions and roles. So when we look around the world, we see every item, you can say, has a function to perform. ठीक है, और वहां से हर एक बंदे का अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन है, रिस्पेक्टिव रोल है, हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं. इफ फॉर एग्जांपल वी एग्जामिन ह्यूमन आई, वी सी हाउ इट्स, वी कैन से, माइन्यूट पार्ट्स आर ऑल फिट टुगेदर, ईच पार्ट क्लेवरली सुटेड टू व्हाट इट वाज अपैरेंटली मेड फॉर. सीइंग हर एक पार्ट से हर छोटे छोटे रोल है ना, उसका जो मेन काम है वो कैसे मदद करता है. ठीक है, जैसे आगे की आपकी प्यूपिल्स है ना, वो किस तरीके से लाइट को एंटर करती है, कैसे रेटिना है उसके ऊपर उसकी इमेज क्रिएट होती है, फिर उसके जो सेल्स है वो ब्रेन को कनेक्ट करते हैं. हाँ, मतलब आपको अगर इस बात का नॉलेज है तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर पाते हो. द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर एविडेंस दैट दे मस्ट हैव बीन डिजाइन्ड बाय सम सुपीरियर इंटेलिजेंस और द क्रिएटर और द गॉड. सो जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स वे में ये डिजाइन किया गया है और जिस एफिशिएंसी के साथ ये नेचुरल ऑब्जेक्ट काम करते हैं, ये एविडेंस देते हैं कि कोई एक इंटेलिजेंट क्रिएटर होगा जिसने ये बनाया होगा. उसको या तो इंटेलिजेंट क्रिएटर, सुपीरियर क्रिएटर बोले, या तो उसको गॉड बोले. हाउ एल्स कुड दे हैव कम टू बी एज दे आर? अ वेरी रिटोरिक क्वेश्चन. और तो कैसे आ सकते हैं ये बात, है ना, जब तक कोई गॉड नहीं होगा, कोई क्रिएटर नहीं होगा, कोई इंटेलिजेंट पर्सन नहीं होगा, तब तक तो ये कैसे क्रिएट होगा. मतलब गॉड ने क्रिएट किया इनडायरेक्टली, ये आंसर दिया इसका. रिटोरिकल क्वेश्चन यूज हुआ ना. ठीक है, जब ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है इसका आंसर उसके अंदर ही है. और आंसर ये है कि ये इंटेलिजेंट बीइंग, इंटेलिजेंट क्रिएटर और गॉड के अलावा और कोई तो क्रिएट कर नहीं सकता. सही बात है. जस्ट एज बाय लुकिंग एट अ वॉच we can tell that it was designed by a watchmaker. So we can tell by looking at the eye that it was designed by some divine watchmaker. जैसे घड़ी को देखते हैं, हम बोल सकते हैं कि घड़ी किसने बनाई, एक वॉचमेकर ने बनाई. तो वैसे ही आंख देखकर हम बोलेंगे कि ये आंख कोई कैसे डिवाइन वॉचमेकर ने बनाई होगी. It is as if God has left a trademark on all objects he or she made. ठीक है, एवरीवेयर वी लुक, whether it is at trees or mountains or animals or star or wherever, we can find further confirmation of God's existence. And because these things are far more ingeniously constructed than a watch, the divine watchmaker must have been correspondingly more intelligent than the human watchmaker. Yes or no? So argument में क्या बोला कि ये सब कुछ किसने बनाया, भगवान ने बनाया. मुझे लगता है कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को उसने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी. तो उसका स्टाइल होना चाहिए एक्सपोजिटरी.
कोई चीज को एक्सप्लेन किया, एक कॉम्प्लेक्स आइडिया. क्या कॉम्प्लेक्स आइडिया है? दैट गॉड्स एग्जिस्टेंस इज कमिंग फ्रॉम डिजाइन. ही इज अ डिजाइनर. ये नो, उस आइडिया को उन्होंने एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन किया. कैसे वॉच मेकर का एग्जाम्पल दिया, कैसे आई का एग्जाम्पल दिया. दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी. Yes or no? And the second question is, in the passage author attempts to do what? To show that God has a superior intelligence than human. सिर्फ वो बात नहीं. Argue that designing is complex which only God is capable of. Or argue from analogy to prove the existence of God, or explain the design argument for the existence of God. So what is he doing? He is explaining the design argument for the existence of God. ऐसा नहीं है कि गॉड की सुपीरियर इंटेलिजेंस है उसके लिए आर्ग्यूमेंट बनाया, नहीं है ना. आर्ग्यू दैट डिजाइनिंग इज कॉम्प्लेक्स, सिर्फ गॉड ही ऐसा कर सकता है, ऐसा भी नहीं बोला. आर्ग्यू फ्रॉम एनालॉजी टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का प्रूफ नहीं दिया, पर उसने बोला डिजाइन आर्ग्यूमेंट क्या है उसको हमें एक्सप्लेन करा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. आर यू एबल टू गेट दिस मेन आइडिया? बिल्कुल अच्छा है दोस्तों, आपको ये बातें समझ में आती है. इट इज वंडरफुल. ठीक है, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और बड़ा फायदा होगा. अगली क्लास में आई एम गोइंग टू ब्रिंग मोर कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ एंड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.